के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्री, सचिव लघु एवं सूक्ष्म उद्योग श्री पंकज पांडे जी, एमडी और आयुक्त श्री रणवीर सिंह चौहान जी, नौटियाल जी, और जो मैं देख रहा था अभी जब यहाँ से बोल रहे थे श्री प्रकाश जी, जो हमारे इन हुनरमंद बच्चों को, हमारे सब नौजवान युवाओं को आगे लाने के लिए बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, मैं बहुत तन्मयता से वो जब यहाँ से बोल रहे थे तो उनको देख रहा था। श्री प्रकाश जी एवं मेरे सामने बैठे हुए विभिन्न सेक्टरों से आए हुए उद्योग समूह के सभी प्रतिनिधिगण, सभी हमारे ऐसे नौजवान, ऐसे युवा जो नई तकनीकी, नई चीज़ें लाकर अपने नए विचार और अपना एक नया नवाचार करने का काम जिनके माध्यम से लगातार हो रहा है, ऐसे मेरे सभी नौजवान युवा भाइयों एवं बहनों, उपस्थित यहाँ पर मेरे सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों एवं मंत्रालयों द्वारा युवाओं को स्टार्टअप्स के साथ संपर्क स्थापित कर युवाओं को लगातार उनके आइडियाओं को, उनके विचारों को एक धरातल देने का काम, उनको प्रोत्साहित करने का काम लगातार उत्तराखंड की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर में नवाचार ना आया हो, नए आइडिया ना आए हो, कि नौजवान जो जिनके पास अपने साधन नहीं है, जिनके माता पिता कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो उनको, उनकी प्रतिभाओं को भी काम करने का अवसर अगर किसी ने प्रदान किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, आज स्टार्टअप इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, अनेकों क्षेत्रों में ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं। तमाम, चाहे मुद्रा लोन की योजना हो, वो सब नौजवानों के और युवाओं के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए। और पहली बार देश के अंदर स्किल डेवलपमेंट, जो आज़ादी के बाद हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और किसी ने जिस दिशा में सोचा भी नहीं था उस दिशा में सीधे काम हो रहा है। हम 75वें साल में आ गए, और मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने थे तो उस समय भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट का एक विभाग बनाया था, कौशल विकास का विभाग बनाया था। उसके पीछे ये उद्देश्य था कि हमारे सभी नौजवान, सभी युवा जिनके अंदर प्रतिभा है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपना हुनर दिखाना चाहते हैं, तो उनके जीवन के अभाव, उसकी कमियां, धन का अभाव, साधनों का अभाव उनकी प्रतिभा को रोक नहीं सकते हैं। उनकी प्रतिभाओं को अवश्य आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है। समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, शासन पहुंचे, उसको अपनी सहभागिता करने का अवसर प्रदान हो, इसको लेकर लगातार एक के बाद एक योजनाएं चल रही हैं। क्योंकि ये सब हमारे युवाओं से, नौजवानों से, आगे आने वाले सब हमारे कर्णधार हैं, उनके निमित्त ये कार्यक्रम किया गया है। इसलिए मैं और बहुत सारी योजनाओं के बारे में नहीं जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग उन योजनाओं को भली भांति पहले से ही जानते हैं। इस समय केवल मैं आपके विषय पर फोकस कर रहा हूँ कि देखिए, अभी यहाँ से चमोली जी ने बोला, वैसे वो युवा हैं, बड़ा जोश है, सवेरे से लेकर रात तक काम करते हैं।
और बिल्कुल थकते नहीं हैं। पंकज पांडे जी बोल रहे थे, ये तो डॉक्टर भी हैं और यहाँ भी हैं, सेक्रेटरी भी हुए और IAS भी हैं, उससे पहले डॉक्टर भी हैं। हमारे रणवीर जी बैठे हैं, ये भी बहुप्रतिभा के धनी हैं। इनका गाना भी आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा अभी थोड़े दिनों पहले। और प्रकाश जी तो सबको कैसे, बच्चों को कैसे तराशा जाता है, कैसे आगे बढ़ाया जाता है, ये भली भांति जानते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों में से इतना शानदार सबने काम किया है इनोवेशन को लेकर, जो काम आप सबका अभियान चल रहा है, उसकी वजह से आज भारत सरकार द्वारा जो जारी स्टार्टअप रैंकिंग है, उत्तराखंड राज्य अब एक पायदान आगे आ गया और लीडर की श्रेणी पर आ गए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप लोगों के इनोवेशन के कारण से, आप लोगों की मेहनत के कारण से, आप लोगों की जिज्ञासा और आप लोगों के परिश्रम के कारण से हमको एक लीडर के रूप में स्थान मिला है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आप सबका एक प्रोत्साहन भी है कि आप वहाँ भी रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। जहाँ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे बड़े राज्य, उनके साथ साथ हमारे राज्य उत्तराखंड को भी एक लीडर की श्रेणी में रखा गया है। और जब आप में से सभी लोगों ने अच्छा काम किया होगा, कुछ हुनर दिखाया होगा, कुछ स्टार्टअप आप ऐसा लेके आए होंगे जिसको लोगों ने एक्सेप्ट किया होगा, तभी आज हमारी स्थिति ये आई है। और ये स्थिति किसी की व्यक्तिगत रूप से, इसमें से बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा। व्यक्तिगत रूप से जब हम काम करते हैं तो उस समय कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, एक समय तक लगता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, छोटा हमने स्टार्टअप शुरू किया है, कोई नया आइडिया हम लेकर आए हैं। लेकिन जब समय बीतता जाता है, हमको जब थोड़ी हमारी जान पहचान बढ़ जाती है, हमारा काम बड़ा हो जाता है, लोग उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो मैं कहूँ कि थोड़ा हम फेमस हो जाते हैं। जब अगर मैं आप लोगों की भाषा में कहूँ तो उसको कहते हैं फेमस हो जाना। और जब हम फेमस हो जाते हैं तो शुरू में तो लगता है कि हम एक माँ बाप के बेटे हैं, एक परिवार के भाई हैं या बहन हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो जिस हम मोहल्ले में रहते हैं या हम अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, तो उस गांव के लोगों को लगने लगता है कि ये लड़का, ये लड़की, ये बेटा, ये बेटी, ये सब मेरे बेटे हैं, मेरा बेटा है, क्योंकि ये मेरे गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। कुछ समय के बाद जब वो और आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि उस शहर के बेटे हो गए हैं। उस शहर के लोगों की सबकी भावना उसके साथ जुड़ जाती है कि मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है, मेरी बेटी आगे बढ़ रही है, मेरे क्षेत्र का लड़का आगे बढ़ रहा है, ये लड़की आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे करके वो कभी फिर जिले का नाम रोशन करते हैं, जिले के बाद फिर प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जब उनके साथ पूरे प्रदेश और देश की भावनाएं जुड़ जाती हैं। तो मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप सब लोग जो भी ये काम कर रहे हैं, ये सच मायने में आप आने वाले समय में प्रदेश और देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी यही सपना है कि स्टार्टअप का एक कल्चर देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचे, और इसके लिए उन्होंने हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाए जाने का भी ऐलान किया है। उस दिन सभी के प्रोत्साहन का डे होता है। तो मैं निश्चित रूप से ये आप सबको बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोग, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, चाहे मैं उसको कहूं कि लोकल फॉर वोकल या आत्मनिर्भर भारत, कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा। आत्मनिर्भर भारत भी तभी बनेगा जब हम लोग उसमें सब लोग सहभागी बनेंगे। हमने शुरुआत की है। आज जब हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो पूरी दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन कहीं होता है तो हमारे देश में होता है, कहाँ, भारत में होता है।
हिंदुस्तान में होता है। दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश हमारा देश है। आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है। ये भी लीडरशिप है एक, और लीडरशिप के कारण देश को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। अभी मैं आप ही जैसे नौजवानों के बीच में मसूरी गया था, जहाँ से हमारे पंकज पांडे जी पढ़ के आए हैं। IAS बच्चों के बीच में जिनका वो चल रहा था, बाहर ही निकलने वाले थे, 20 और 21 के बैच के थे। तो उन बच्चों से हमने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अब बच्चे ही हैं, क्योंकि अब जैसे आप हम लोगों को बच्चा कहते हो वैसे है, वो भी बच्चे हैं हमारे लिए। 24-25 साल के थे जब मैंने पूछा उनकी आयु, किसी की 22 साल, किसी की 24 साल, 23 साल, 24 साल के, और बहुत ज़्यादा थे तो 27-28 साल के। तो होता क्या है कि जब वो उस परीक्षा को पास करके आते हैं, उसके बाद सीधे सीधे कहीं कोई SDM बनता है, कोई CDO बनता है, कोई DM बन जाता है कुछ सालों के बाद। तो उनको लगता है कि हम तो सब पढ़ के आए हैं और देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा में हैं। तो उनसे मैंने कहा कि सीखने की कोई आयु नहीं होती है। जिनको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मिशन कर्मयोगी नाम दिया है, मिशन कर्मयोगी के तहत। तो हमने कहा कि जीवन भर विद्यार्थी जो है, कोई भी व्यक्ति विद्यार्थी और शिक्षार्थी रहता है। जब तक किसी के जीवन का अंतिम दिन ना आ जाए तब तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसलिए आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि हम सब कुछ भर गए हैं। जो भर जाता है तो फिर वो डूब जाता है। इसलिए खाली रहता है तो कुछ न कुछ ग्रहण करता रहता है। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप सब लोग, आज आप लोगों ने अच्छा काम किया, हम लोगों ने, सब लोगों ने यहाँ पर प्रोत्साहन किया, और इस प्रोत्साहन का अर्थ है कि आपने जो उपलब्धि अभी हासिल की है, इस उपलब्धि को और बढ़ाना है और आगे ले जाना है। और हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले समय में उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। अब मैं कह रहा हूँ, आप ही सबके कारण से लोकतंत्र की ये विशेषता है कि लोकतंत्र में जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति है, उसको भी किसी बड़ी जिम्मेदारी को कब उसको प्राप्त हो जाएगी पता नहीं चलता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे आजकल हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, और राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नाम जो अखबारों में कभी नहीं आया, कहीं कोई चर्चा में भी नहीं आया कि ये राष्ट्रपति बनेंगी, ये राष्ट्रपति की उम्मीदवार हो जाएंगी, द्रौपदी मुर्मू जी। वो उड़ीसा के एक आदिवासी बहुल क्षेत्र में रहती थी। पहले जरूर अलबत्ता वो विधायक रही, उड़ीसा में मंत्री रही, उसके बाद राज्यपाल भी रही, और इतने सारे पदों पर रहने के बाद फिर वो अपने घर चली गई, गांव चली गई। और उन्होंने कभी कोई आवेदन भी नहीं किया कि मुझे कुछ बना दो, मुझे कोई पद दे चाहिए। अचानक उनके नाम का ऐलान हुआ। सब लोग सोचने लगे कि इनका नाम तो कहीं था ही नहीं। यही हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। ये समय बदल रहा है। देखिए, एक पहले रामनाथ कोविंद जी आए, उनके बारे में भी कोई नहीं जानता था कि इनको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, ये राष्ट्रपति बन जाएंगे। अब मुर्मू जी आ गई, बिल्कुल सुदूर के क्षेत्रों में काम कर रही थी, कहीं स्कूल चला रही थी, कहीं गरीब बच्चों के बीच में काम कर रही थी। उनका जीवन भी बड़ा एक संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। तो किसी को कुछ पता नहीं होता कि आप कौन कहाँ बन जाएगा, लेकिन जिसको भी बनाया जाता है, जिसको भी जिम्मेदारी दी जाती है, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन करता है। यही हमारे भारत के संविधान की विशेषता है। कई बार आप लोगों को भी लगता होगा, और कई लोग कहते भी हैं, विनोद दा, अब मैं बहुत कार्यक्रमों में जाता हूँ, तो एक जगह मैं किसी कार्यक्रम में गया तो वहाँ कोई कहने लगे कि हम और बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। हमारे जो प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं कहने लगे हम और अच्छा काम करते, बहुत सारे डिसीजन लेते, लेकिन ये जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसके कारण से बहुत बार डिसीजन नहीं ले पाते। तो उनके तुरंत बाद मुझे बोलना था, तो मैंने कहा कि अभी कह रहे थे आप कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के कारण से बहुत सारे काम नहीं कर पाते। इसी प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि हमारे यहाँ
एक गांव में काम करने वाला व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च पद पर चला जाता है। और जितनी हमको जो है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, देखिए यहाँ कोई भी कुछ भी बोल देता है, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी लिख देता है। ये भी तो हमारा लोकतंत्र है। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कोई है तो वो हमारा देश है, भारत। तो इसलिए हम लोग लोकतंत्र में जीते हैं। और मैं बचपन से एक बात जरूर मेरे मन में रहती थी कि कई बार लोग कहते थे कि उस समय में जो राजनीति शब्द होता था, राजनीतिक क्षेत्र में आना, हमारे वो चाय वाले जो है खूब हंस रहे हैं, तो वो कहते थे अरे यार इसमें जाते, इसमें गुंडे बदमाश, ऐसे जब हम पढ़ते थे, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, तो वहाँ ये होता था कि जो भी इस क्षेत्र में आता है उसको ऐसा ही समझा जाता था कि ये ठीक नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये राजनीति शब्द बदलने लगा। और 2014 के बाद तो बिल्कुल ही बदल गया, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। अब कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर में हम काम नहीं करेंगे तो हमको रिकॉग्नाइजेशन होगा। हमें रिकॉग्नाइज होना है, हमें उस क्षेत्र में अपनी पहचान बनानी है, अपने की हमारे को मान्यता मिले। अगर हमारे मन में ऐसा विचार है तो हर क्षेत्र में डिलीवरी देनी होगी। बिना डिलीवरी के कुछ नहीं होगा, यानी कि आउटपुट देना होगा। और लाइफ में मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि शॉर्टकट कुछ नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट तो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और अगर कोई काम करना है, लंबा इतिहास बनाना है, कुछ करके दिखाना है, तो उसके लिए हमको आगे बढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा। और पूरे मनोयोग के साथ अगर हम काम करेंगे तो भगवान भी उनका साथ देता है जो स्वयं अपना साथ देते हैं। और कई बार हमको लगता है, जैसा विनोद चमोली जी कह रहे थे यहाँ से, कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और कई बार अधैर्य भी हमारे जीवन में आ जाता है। अधैर्य समझ रहे ना, कि थोड़ी देर बाद जो है कुछ काम किया, सफलता नहीं मिली, तो हमको लगने लगता है अरे यार छोड़ो इसको, फिर नए काम को पकड़ना शुरू कर देते हैं, फिर उसको भी छोड़ो। तो इसलिए एक जगह पर स्थिर रहना भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे अंदर अगर स्थिरता रहेगी तो ठहराव रहेगा, तो निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी। और मैं जानता हूँ कि आप सब लोगों के अंदर धैर्य भी है, दूरदर्शिता भी है, कर्म भी है, आप कर्म योगी भी हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और आज अभी कल मैं एक कार्यक्रम में गया था, दैनिक जागरण के कार्यक्रम में, तो मेरे मन में एकदम अचानक से ऐसे विषय आया कि इस बार जो हमारी चारधाम यात्रा हुई है, चल रही है अभी 2 महीना लगभग आज पूरा हुआ है। 6 मई को केदारनाथ जी के कपाट खुले थे। वैसे तो 34 लाख से भी ज़्यादा हमारे यहाँ पर कुल श्रद्धालुओं ने अभी तक यात्रा कर ली है। लेकिन जो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है जो बाद में, वो अभी 26.5 लाख को क्रॉस कर गया है, जो इस वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ है, पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड है। और बड़ी चुनौती थी हमको, यात्रा शुरू करी थी जब यात्रा शुरू हुई थी तो बहुत चुनौती थी कि कैसे यात्रा चलेगी, कैसे लोगों को सुरक्षित हम वापस पहुंचा पाएंगे, कोई परेशानी न हो, किसी प्रकार की यात्रा में विघ्न बाधा न हो। जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं दर्शन के लिए, चारों धामों के लिए, हमारे उत्तराखंड देवभूमि को देखने के लिए, उनकी यात्रा सरल हो, सुगम हो, सुरक्षित हो। तो उस दिशा में काफ़ी प्रयास हम लोगों ने किया, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पिछले कई सालों से ये यात्रा चल नहीं पाई थी। 2 सालों से यात्रा रुकी हुई थी, और 2 साल में यात्रा का न चलना, इस बार उसकी उतना ही ज़्यादा प्रेशर था। और जब यात्रा शुरू हुई तो एक दिन में लाखों लोग पहुंचने लगे। जहाँ केदारनाथ जी में, जहाँ की कैपेसिटी 14,000, 13,000, 15,000 अधिकतम है, वहाँ पर 25-25 हज़ार लोग एक दिन में पहुँचने लगे। और रात को टेम्परेचर बिल्कुल डाउन चला जाता है, -, डिग्री तापमान में चला जाता है। तो बड़ी चुनौती थी, लेकिन भगवान बाबा केदार की कृपा से सारे लोगों की यात्रा अच्छी हो गई। और 2019 का जो हमारा 33 लाख का रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड तो हम अभी पार कर लिया 2 महीनों में ही। अभी 4 महीने की यात्रा बची हुई है। इसी प्रकार से अभी हमारे यहाँ पर कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। और कावड़ यात्रा में भी इस बार अनुमान है कि कम से कम 4 करोड़ लोग आएंगे, क्योंकि वो यात्रा भी 2 साल बाद हो रही है।
तो हमने सोचा कि जब 4 करोड़ लोग यहाँ आ रहे हैं तो ये 4 करोड़ लोगों के लिए हम कोई ऐसा वो ढूंढे, पंकज जी आप लोग भी ढूंढिए, कि सब लोग जो है भगवान शिव को अपने यहाँ से जल लेके जाएंगे, भगवान शिव उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। वो उत्तराखंड में आ रहे हैं तो उत्तराखंड क्या है कि समूची दुनिया, समूचे भारत को, समूचे इस संसार को एक तरह से ऑक्सीजन देने का काम करता है, शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण। तो यहाँ पर एक एक पौधा रोपण करके जाए सब। लेकिन अब उसके लिए हमें जगह ढूंढनी होगी कि कहाँ पौधा रोपण करेंगे, वो पौधा सुरक्षित कैसे रहेगा। अगर वो शिव भक्त जो है भगवान शिव के नाम का पौधा लगा दें और उसकी देखभाल करने के लिए हमारे आप में से जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, इस स्टार्टअप में से सब लोग ऐसा ऐप बनाएं कि वो उनका नाम भी उसमें लग जाए जो पौधा लगाएंगे, और वो पौधा सुरक्षित भी रहे। कोई स्थान हम खोज सकते हैं तो हमें खोजना चाहिए कि कहाँ लगाएं, क्योंकि अगर इतने लोग एक ही जगह पर लगा देंगे तो उसका तो लगाने का भी कोई अर्थ नहीं होगा। व्यवहारिक रूप से हम इसको कैसे कर सकते हैं ये हम जरूर देखेंगे। कुछ ये हमारे लिए चैलेंज है कि ऐसा ऐप बनाएं जिससे कि कांवड़ यात्रा, कांवड़ मित्र अपने लाए हुए पौधे को हमेशा देख सकें और उसकी देखभाल कर सकें। कुछ QR कोड से पौधे को मैप कर सकें। क्यों, कैसा रहेगा? हैं? हो सकता है कुछ ऐसा कर लें तो बड़ा अच्छा होगा। अभी हम लोगों ने जो जनरल बजट हमारा आया है, किसी भी राज्य का उन्नति और उसके विकास में बजट का बहुत बड़ा योगदान होता है। और जो बजट हम लाए हैं उससे पहले हमने 2 प्रकार के संवाद किए थे लोगों से। 2 जगह पर हमने इसी प्रकार की मीटिंगें करी और अलग अलग जो छोटे छोटे ग्रुप हैं उन ग्रुप से बात करी। उनके इनपुट के आधार पर हमारी सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने का भी कार्य उसमें किया है। विशेषकर से पर्वतीय क्षेत्रों में हमारी महिलाओं को, दूरस्थ क्षेत्रों में इन स्टार्टअप से नया भारत बने, इस अभिलाषा के साथ हमने नया बजट भी पेश किया है। हमारे पास आज टेक्नोलॉजी को जानने वाले युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर उत्तराखंड जो बनाने का हमने संकल्प लिया है। और वो संकल्प केवल पुष्कर सिंह धामी का नहीं है, वो संकल्प पूरे उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों का है कि हम जब 25 साल के हों तो हम हर दृष्टि से एक आदर्श रूप में हों, हमारा राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से हो। उसके लिए हमने सब विभागों से भी कहा है कि हमारा जैसे उद्योग विभाग है, सूक्ष्म लघु उद्योग है, अनेकों विभाग जो हमारे उत्तराखंड के अंदर चलते हैं, हमने सभी विभागों के लोगों से आग्रह किया है कि सभी लोग अपने 10 सालों का एक रोड मैप बनाएं और 10 सालों के रोड मैप के साथ 3 सालों का एक रोड मैप अलग से बनाएं कि 9 नवंबर 2025 को जब हमारे राज्य का स्थापना दिवस जब मनाया जा रहा होगा, उस समय हम कितनी योजनाएं अपने प्रदेश के लिए देंगे जो आने वाले समय में बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में जानी जाएं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नई योजनाएं लेकर आएँ। नई योजना के साथ साथ अगर किसी अन्य राज्य में भी कोई अच्छी योजना चल रही है तो उस योजना को भी हम अपने यहाँ शुरू कर सकते हैं, उस योजना को भी अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। उसमें सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से 5 नवंबर 2021 को कहा था कि आने वाला जो दशक है ये उत्तराखंड का दशक होगा। और इसकी शुरुआत हो गई है। हर क्षेत्र में हमको शुरुआत करनी है। नौजवान पीढ़ी आगे आएगी, नौजवान पीढ़ी नए नए आइडिया देगी, नए नए स्टार्टअप करेगी, नवाचार करेगी। नए परिश्रम के साथ हम नया उत्तराखंड बनाएंगे। मैं आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए और जो ग्रांड चैलेंज पुरस्कार की धनराशि 50,000 रुपये है उसको 2 लाख रुपए किया जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूँ। और
मासिक भत्ता जो मंथली अलाउंस के रूप में 10,000 रुपया मिलता है सामान्य स्टार्टअप को, उसको 15,000 रुपये किया जाएगा। और जो 15,000 है SC और ST दिव्यांग स्टार्टअप का, उसको 20,000 रुपये किया जाएगा। मैं आप सभी का एक बार पुनः बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये स्टार्टअप जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम लीडर के रूप में आ रहे हैं, इसको हमें और आगे बढ़ना है। जितना आज हमने प्राप्त किया है, हमारे मन में यहाँ से जरूर जाना चाहिए। जिनको भी अभी हमने सम्मानित किया, जिनको यहाँ पर अच्छे अच्छे जिनके स्टॉल लगे हुए हैं, एक से एक अच्छा काम किया है, कि आज हमने जितना अच्छा काम किया है, हम इससे भी अच्छा काम करें। आज हम एक पायदान आगे बढ़े हैं, अगली बार जब हमारी रैंकिंग आए तो अब उससे ऊपर आनी चाहिए। तभी हमारा इस प्रकार के कार्यक्रमों में आना, कार्यक्रमों का होना एक सार्थक रूप लेगा, व्यवहारिक रूप लेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका धन्यवाद।